ये है सप्लाई का सेकंड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पूर्ति के बारे में, पूर्ति क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसको अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर्स होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति का नियम। तो क्या होता है ये पूर्ति का नियम? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ सप्लाई? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो क्या लिखोगे? तो लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? देखो, पूर्ति का नियम यानी लॉ, नियम कहता है कि यदि कीमत बढ़ती है तो पूर्ति, पूर्ति को हम शो करते हैं क्यू एस से। क्यू एस का मतलब है क्वांटिटी, क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। तो पूर्ति बढ़ती है, ठीक। और अगर कीमत घटती है यानी प्राइस घटते हैं तो सप्लाई घटती है। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, ये कहता है हमारा पूर्ति का नियम कि कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति घटेगी। यानी कीमत और पूर्ति में यानी प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एक जैसा रिलेशनशिप है। कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति घटेगी। यानी लॉ ऑफ सप्लाई कहता है, अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे एक बार देखो ज़रा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट व्हेन प्राइस राइजेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, प्राइस ऑफ कमोडिटी नहीं लिख रहा। व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी सप्लाई फॉल्स, यानी पूर्ति गिरती है। हिंदी में क्या होगा कि पूर्ति के नियम के अनुसार जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है, कीमत घटती है तो पूर्ति घटती है। कीमत और पूर्ति में धनात्मक यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ये इसमें लिखना है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब है कि जब प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस घटेंगे तो सप्लाई घटेगी। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होता है, इट अप्लाइज व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। यहाँ मैं लिख रहा हूँ तो मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। कांस्टेंट का मतलब है स्थिर। ये कब लागू होगा? मांग का नियम, पूर्ति का नियम तब लागू होगा जब अन्य बातें स्थिर हैं। ऐसा क्यों कहा हमने? अन्य बातें, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अन्य बातें स्थिर रहें। पूर्ति का नियम तभी लागू होगा जब अन्य बातें स्थिर रहेंगी। देखो क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो हमारा नियम कहता है कि भाई सप्लाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन अगर मान लो प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन हमारे मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स जो हैं वो घट जाएं किसी वजह से, तो सप्लाई तो घट जाएगी। प्राइस बढ़ने के बावजूद भी, प्राइस बढ़ने के बाद सप्लाई घट जाएगी हमारी। तो लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ लागू हुआ? यानी पूर्ति का नियम कहाँ लागू हुआ? यानी अगर ये जब हम पूर्ति का नियम तभी लागू होगा जब हमारी अदर थिंग्स क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी, समान रहेंगी। फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसे रफ करते हैं थोड़ा सा। देखो ज़्यादा रफ हो गया, थोड़ा सा रफ करते हैं इसे। अब मान लो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया है, ठीक है, और प्राइस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई तो बढ़नी चाहिए पूर्ति के नियम के अनुसार यानी लॉ ऑफ सप्लाई के अनुसार। लेकिन इस केस में क्या होगा, क्योंकि टैक्स बढ़ रहे हैं तो सप्लाई घट जाएगी, तो लॉ ऑफ सप्लाई तो लागू नहीं हुआ। या दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो प्राइस ऑफ इनपुट यानी जो इनपुट मिल रहा है रॉ मटेरियल, उसकी कीमत बढ़ जाए, उसकी कीमत बढ़ने की वजह से सप्लाई अपने आप घट जाएगी। भले ही मार्केट में कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हो, तो प्राइस बढ़ने पर तो सप्लाई बढ़नी चाहिए थी, तो पूर्ति का नियम तो लागू नहीं हुआ। तो लॉ ऑफ सप्लाई कहता है, पूर्ति का नियम कहता है कि जब ये पूर्ति का नियम तभी लागू होगा जब अन्य बातें समान रहेंगी, अन्य बातें स्थिर रहेंगी, यानी अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, ये तभी होगा। अब ये अदर थिंग्स क्या हैं? ये जितनी भी आपने लिखी थी सेकंड से लेकर 7 तक, ये 6 सेकंड से लेकर 7 तक, ये सब क्या है? अदर थिंग्स हैं, अन्य बातें हैं। इनको लॉ ऑफ सप्लाई के जब आप एक्सप्लेन करोगे, मान लो ये 6 नंबर का आ जाए एग्जाम में, 6 मार्क्स में लिखो कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, पूर्ति का नियम क्या होता है, उसे इलेबोरेट करो। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पूर्ति के नियम की शर्तें, यानी कंडीशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या हैं देख लेते हैं। कंडीशंस: नो चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, नो चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स यानी अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं, अन्य यानी फर्मों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं।
कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है जी। सेकंड, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नॉलेजी, है ना। यहाँ पर लिख देंगे तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं, ऊपर का ही लपेट देंगे। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, नो चेंज इन। अब इसके बाद जितने भी ये पॉइंट्स थे, टेक्नोलॉजी, टैक्स, प्राइस ऑफ इनपुट, सब्सिडी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, नो चेंज होना चाहिए इन चीज़ों में, यानी इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिख देंगे पूरे में। ठीक है, 6 पॉइंट बनेंगे, 4, 5, 6। इस तरह यहाँ पर भी बनेंगे 3, 4, 5, 6। अगर समझ नहीं आए तो इसके जो नोट्स मिलेंगे उसमें टैली कर लेना कि कैसे लिखना है। यहाँ पर सिर्फ समझ लो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नोट्स लिखने लग गया तो अभी ये काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है और पूरे कॉन्सेप्ट समझाते ये 30-40 मिनट की वीडियो हो जाएगी। ठीक, बेसिकली हमें समझ आ गया है कि लॉ ऑफ सप्लाई कहता क्या है। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो पूर्ति बढ़ती है, प्राइस घटते हैं तो सप्लाई घटती है, लेकिन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट होनी चाहिए। अदर अन्य बातें जो है समान रहनी चाहिए। वो अन्य बातें क्या है हमने लिख ली हैं। इसके बाद इसमें हमें लिखना है कि लॉ ऑफ सप्लाई जो है उसे चित्र व तालिका द्वारा दर्शाया जा सकता है। इंग्लिश में लॉ ऑफ सप्लाई कैन बी एक्सप्लेन्ड, कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, टेबल एंड डायग्राम। इसे इसकी सहायता से हम दर्शा सकते हैं। ये हमें क्वेश्चन में आंसर में अपने लिखना है। तो हम टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे प्राइस, यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाई। हम दिखाएंगे यहाँ पर कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लाई बढ़ती है, कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है। ठीक है जी। अब यहाँ हम दिखाएंगे, ये पता है ना हमें, यहाँ x लेते हैं या o, यहाँ y, यहाँ लेंगे क्वांटिटी सप्लाई, हिंदी में मात्रा। ठीक है जी। यहाँ क्या लेंगे, प्राइस यानी कीमत। यहाँ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। जब प्राइस 1 है तो सप्लाई कितनी है, 1, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। जब प्राइस 2 है तो सप्लाई कितनी है, 2, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। जब प्राइस 3 है तो सप्लाई कितनी है, 3, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा सप्लाई कर्व, यानी पूर्ति वक्र। ये क्या है हमारा, एस सप्लाई कर्व है। हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्ति वक्र। क्या बोलेंगे, पूर्ति वक्र। ठीक है, इंग्लिश में सप्लाई कर्व। तो इसके बाद अगर हमारा 6 नंबर में आता है लॉ ऑफ सप्लाई की, इसे एक्सप्लेन करो, तो अब इसे हम डायग्राम को भी एक्सप्लेन करेंगे। डायग्राम को एक्सप्लेन करना बड़ा आसान है कि दिए गए चित्र में ओ एक्स अक्ष पर पूर्ति की मात्रा को दर्शाया गया है और वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। चित्र में जब कीमत 1 थी तो सप्लाई यानी पूर्ति 1 यूनिट थी, 1 इकाई थी। जब कीमत बढ़कर 2 हो गई तो सप्लाई बढ़कर 2 यूनिट हो गई, 2 इकाई हो गई। जब कीमत बढ़कर 3 हो गई तो पूर्ति यानी सप्लाई बढ़कर 3 यूनिट हो गई। दर्शाता है कि कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है, यही पूर्ति का नियम है। इंग्लिश में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्वांटिटी सप्लाई हैज़ बीन शोन ऑन एक्स एक्सिस इन द गिवन डायग्राम एंड प्राइस हैज़ बीन शोन ऑन वाई एक्सिस ऑन द गिवन डायग्राम। व्हेन प्राइस वाज 1, quantity supply was 1 unit. When price rises to 2, supply increases to 2. When price rises to 3, supply increases to 3. It shows that when price rises, supply also increases, and that is the law of supply. आगे बढ़ते हैं। अब एक वो बनाएंगे थोड़ा डायग्राम टाइप, जो कि आपके लिए बहुत काम आएगा। यहाँ लिखेंगे चेंज इन सप्लाई, यानी पूर्ति में परिवर्तन। अब इस डायग्राम को थोड़ा एंजॉय करो म्यूजिक के साथ, कुछ नहीं बोलूँगा मैं।
इस पार्ट को आप फास्ट स्पीड में भी चला सकते हो। तो देखो बहुत ईजी है, थोड़ा ध्यान से समझना। चेंज इन सप्लाई पहले लिखा हुआ है, चेंज इन सप्लाई पूर्ति में परिवर्तन। इसके दो टाइप्स होते हैं, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, ये रहा, ठीक, और दूसरा होता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, दो टाइप्स हो गए। अब ये जो है ना दूसरा, इसे बोलते हैं हिंदी में पूर्ति वक्र पर चलन, हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्ति वक्र में खिसकाओ। बहुत ईजी है। अब इसका एक और नाम है, इसलिए यह थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इसका एक और नाम है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। इसका दूसरा नाम है चेंज इन सप्लाई, इसका नाम है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, इसका नाम है चेंज इन सप्लाई। हिंदी में पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, इसका नाम है पूर्ति में परिवर्तन। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, पूर्ति में परिवर्तन, ठीक है। बेसिकली समझ आ गया। चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई के दो पार्ट्स, ठीक। इसके अब इन दोनों के दो पार्ट्स, इन दोनों के दो पार्ट्स क्या हैं? इसके पहला पार्ट है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, इसका दूसरा पार्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इसी तरह इसके भी दो पार्ट्स हैं, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। हिंदी में एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई को बोलते हैं पूर्ति का विस्तार, इसका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई को बोलते हैं पूर्ति का संकुचन, और इसको बोलते हैं पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में कमी। वेरी इजी। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। ये जो होता है ना मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, पूर्ति पर वक्र पर जो चलन होता है, पूर्ति का जो कर्व होता है ना सप्लाई कर्व, उस पर जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट वो होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कीमतों में परिवर्तन के कारण। वेन जब भी प्राइस बढ़ते हैं घटते हैं या प्राइस में चेंज की वजह से सप्लाई में चेंज आता है, तो उसे बोलते हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई का, या फिर क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, यानी पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन बोलते हैं उसे। और जब अदर थिंग्स, जो जितनी भी अदर थिंग्स है जो हमने अभी ऊपर लिखी हैं, जब उनमें परिवर्तन के कारण सप्लाई में चेंज आता है, जितनी भी अदर थिंग्स लिखी थी प्राइस के अलावा, प्राइस को छोड़कर, इसको छोड़कर, जब अदर थिंग्स में किसी में भी परिवर्तन की वजह से, चेंज की वजह से जो सप्लाई में चेंज आता है, उसे बोलते हैं चेंज इन सप्लाई, यानी शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा सप्लाई कर्व हमारा शिफ्ट हो जाता है राइट टू लेफ्ट, या तो राइट या फिर लेफ्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। अब इसे बेसिकली एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है। पहले एक को नीचे लिख लेते हैं दोबारा से। क्या था पहला हमारा पॉइंट? इसको पहले बैक कर लेते हैं सारी चीज़ों को, ताकि हमारा डायग्राम क्लियर हो जाए। तो पहले फर्स्ट पॉइंट को उतारते हैं नीचे, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। क्या है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व? ठीक है, यहाँ लिखते हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। यहाँ से मैंने नीचे उतार लिया है इसको, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व को, ठीक। अब मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व इसमें लिखेंगे हम, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व में क्या लिखेंगे? पहली लाइन आएगी कि इट ओकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो पूरी लाइन लिख लेते हैं एक बार, इट ओकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इन अदर वर्ड्स, थोड़ा स्पीड से लिख रहा हूँ, नोट्स में इसको टेली कर लेना, समझ लेना। इन अदर वर्ड्स, व्हेन क्वांटिटी सप्लाई, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, that is known as, जब कीमतों में परिवर्तन के कारण पूर्ति में परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहते हैं? मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, MSC मतलब शॉर्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पर, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। यानी हिंदी में पहली लाइन क्या बनेगी कि यह कीमतों में परिवर्तन के कारण आता है। अन्य शब्दों में, जब कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में परिवर्तन आता है तो उसे पूर्ति वक्र पर चलन कहते हैं। इंग्लिश में दोबारा बोल देता हूँ, इट ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इन अदर वर्ड्स, व्हेन क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दैट इज नोन एज मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व।
इट हैज़ टू टाइप्स। फर्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। हिंदी में इसका मतलब है पूर्ति का विस्तार, ठीक है, और इसका है पूर्ति का संकुचन, ठीक है जी। अब इन दोनों को नीचे लाते, अब देखो इस वाले को देखो पहले, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। इसमें क्या लिखेंगे कि जब कीमतों में वृद्धि के कारण सप्लाई बढ़ती है, विस्तार बढ़ती है, एक्सपैंड होती है, तो उसे एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं। जैसे कि इसे तालिका और चित्र द्वारा यानी टेबल एंड डायग्राम द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्राइस और यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी, क्या लिखते हैं, क्वांटिटी सप्लाई, साथ साथ बोला करो, ठीक है। जब कीमत बढ़ने से पूर्ति भी बढ़ती है तो उसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ सप्लाई। डायग्राम बनाएंगे, ये यहाँ OX, यहाँ Y, यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाई, हिंदी में पूर्ति की मात्रा, यहाँ प्राइस 1 2। जब कीमत 1 है तो प्राइस 1 है तो क्वांटिटी सप्लाई भी 1 है। जब कीमत बढ़कर 2 हो गई तो क्वांटिटी सप्लाई यानी पूर्ति भी 2 हो गई। अब ये डायग्राम बनेगा ऐसे, S पूर्ति वक्र, S सप्लाई का, ये पहले पॉइंट आया था तो ये A होगा, ये बाद में आया था तो ये क्या होगा, B होगा, और ये A से B की तरफ क्या हो गया, दूसरे कलर से कर लेते हैं, A से B की तरफ क्या हुआ, मूवमेंट हुआ है। तो ये क्या है, पूर्ति का विस्तार, एक्सपेंशन। क्या हुआ है, पूर्ति का विस्तार हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या था। दूसरा था हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति का संकुचन। तो पूर्ति का संकुचन होता है जब कीमत घटने से सप्लाई घट जाए तो उसे बोलते हैं पूर्ति का संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो इसको टेबल एंड डायग्राम द्वारा शो किया जा सकता है। तो इसको टेबल एंड डायग्राम जब हम इसका बनाएंगे तो यहाँ हम लिखेंगे प्राइस और यहाँ लिखेंगे QS। अब हम शॉर्ट में लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाई। जब प्राइस घटने से, कीमत के घटने से सप्लाई भी घटती है तो उसे बोलते हैं पूर्ति का संकुचन। डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम हमें ये वाला इस कलर से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ हम OXY ले लेते हैं, यहाँ पर हम पूरा नहीं लिखेंगे, QS लिखेंगे, ठीक है। आप क्वांटिटी सप्लाई पूरा लिखना। यहाँ पर प्राइस लिखते हैं, यहाँ 1 यहाँ 2, ठीक है जी, यहाँ पर 1 यहाँ 2। जब प्राइस 2 है तो सप्लाई भी कितनी है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर जब प्राइस 2 है तो सप्लाई भी 2 है, जब प्राइस 1 है तो सप्लाई भी 1 है। तो ये बन जाएगा हमारा सप्लाई कर्व, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा सप्लाई कर्व। अब आपने देखा पहले ये पॉइंट आया था जब प्राइस 2 है तो सप्लाई भी 2 है, बाद में ये आया था प्राइस 1 थी तो सप्लाई भी 1 है ना, बाद में ये पॉइंट आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ A से B की तरफ मूवमेंट हुआ तो ये पूर्ति का संकुचन हुआ, पूर्ति कम हो गई, पूर्ति पहले से कम हो गई, सप्लाई कम हो गई। तो आपने देखा कि पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन यानी एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होता है। पूर्ति का विस्तार मतलब जब कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाती है तो उसे पूर्ति का विस्तार कहते हैं, यानी व्हेन क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेज ड्यू टू राइज इन प्राइस या इंक्रीज इन प्राइस, दैट इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, व्हेन क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेज ड्यू टू फॉल इन प्राइस, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। हिंदी में जब कीमत के घटने से पूर्ति घटती है तो उसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। अब आ जाओ इस वाले पार्ट पर, ठीक है, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं पूरा। तो ये है हमारा शिफ्ट इन सप्लाई, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ति वक्र में खिसकाव। और इसके दो नाम और हैं, एक तो चेंज इन सप्लाई इंग्लिश में और पूर्ति में परिवर्तन। देखो उस वाले का नाम था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, और इसका नाम है चेंज इन सप्लाई, पूर्ति में परिवर्तन, ठीक। यानी हमें अभी बात करनी है पूर्ति में परिवर्तन की। तो अब दूसरे नाम इसके हटा देते हैं फिलहाल के लिए, और इसका नाम ये भी है कि पूर्ति वक्र में खिसकाव, ठीक है। अब हम इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे, पहली लाइन हम लिखेंगे इसके अंदर डेफिनेशन में, जब हम अपने नोट्स बनाएंगे या एग्जाम में आंसर लिखेंगे कि इट ओकर्स
इट ओकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग्स। किस वजह से आता है ये? अन्य बातों में परिवर्तन के कारण। हिंदी में क्या लिखेंगे हम? यह अन्य बातों में परिवर्तन के कारण होता है। इन अदर वर्ड्स यानी हिंदी में अन्य शब्दों में, जब व्हेन क्वांटिटी सप्लाई यानी सप्लाई लिख लो, जब पूर्ति में चेंज आता है, व्हेन सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग्स, जब अन्य बातों में परिवर्तन के कारण हमारी सप्लाई चेंज होती है, तो दैट इज नोन एज, यहाँ पर लिख सकते हैं कि दैट इज नोन एज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। एंड फिर इसमें लिखेंगे कि इट लीड्स टू शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, या फिर इसकी वजह से क्या होता है हमारा, इट लीड्स टू शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, यानी इसकी वजह से हमारे जो पूर्ति का कर्व होता है ना, उसमें खिसकाव आता है, वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है, बल्कि उसमें मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, जैसे पहले वाले में हो रहा था मूवमेंट यानी चलन हो रहा था। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है। और इसमें प्राइस क्या रहते हैं? प्राइस कांस्टेंट रहते हैं। प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, अदर थिंग्स चेंज हो रही है ओनली। तो हमने देखा कि हमारे पास में 4-5 लाइन मिल गई, यानी हम एग्जाम में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई हमसे पूछे तो हम उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब आगे की बात आती है कि इसके आगे की एक और लाइन मिल जाएगी हमें कि इट हैज़ 2 टाइप्स, इसके 2 प्रकार हैं। पहला इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरा डिक्रीज इन सप्लाई। तो पहले इंक्रीज इन सप्लाई को देख लेते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई में हमें अगर 4 लाइन लिखने आ जाए, अगर कोई एग्जाम में हमें ये 3 नंबर में दे दे कि इंक्रीज इन सप्लाई से आप क्या समझते हो या पूर्ति में वृद्धि से आप क्या समझते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा कि यह अन्य बातों में परिवर्तन के कारण आता है, यानी इट ओकर्स, सेम लाइन लिखेंगे, इट ओकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग्स। किस वजह से हो रहा है ये? अन्य बातों में परिवर्तन के कारण हो रहा है। फिर आगे क्या लिखोगे कि जब व्हेन सप्लाई इंक्रीजेज, जब हमारी सप्लाई, व्हेन यहाँ लिखते हैं हम, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग्स, जब अन्य बातों में परिवर्तन के कारण हमारी पूर्ति बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? सप्लाई बढ़ जाती है, तो उसे बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। और इसका उलट, जब अन्य बातों में परिवर्तन के कारण हमारी सप्लाई घट जाती है तो उसे बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। फिर एक लाइन और लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत, यानी इसमें इट लीड्स टू इंक्रीज शिफ्ट इन सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट। इसमें क्या होता है? राइटवर्ड शिफ्ट होता है इस वाले में। इसमें कौन सा शिफ्ट होगा? राइटवर्ड शिफ्ट, यानी दाएं और हमारा सप्लाई कर्व क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट होगा हमारा सप्लाई कर्व। एक बार देखते हैं इसका डायग्राम, बहुत सिंपल है। यहाँ हम यहाँ बनाएंगे OXY, हमें पता ही है। यहाँ लेंगे हम क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ हम लेंगे प्राइस। हमें डायग्राम बनाना आ चुका है। हमारा ये सप्लाई कर्व है मान लो, ठीक। और ये चल रहा है मार्केट में प्राइस, मान लो ये 10 चल रहा है, 20 चल रहा है, कितना भी चल सकता है, ठीक। ये क्वांटिटी चल रही है मार्केट में। अब क्या हुआ? कमोडिटी की अदर थिंग्स में चेंज आ गया, अन्य बातों में परिवर्तन आ गया, फर्मों की संख्या बढ़ गई, नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में ज़्यादा हो गई, या टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, या टैक्स घट गए, या सब्सिडी बढ़ गई, या कोई भी अन्य बातें, या प्राइस ऑफ इनपुट घट गए। इनमें से कोई सी भी चीज़ हो गई जिसकी वजह से सप्लाई हमारी बढ़ गई। नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेंगी तो भी सप्लाई बढ़ेगी, तो हमारा सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड, S1। और ये S1 ऐसे राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरा इसका डायग्राम बनाएं, यहाँ OX, अरे यहाँ O, यहाँ Y, ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है लेकिन पूरी देखो, बस खत्म होने वाला है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इधर देखो, ये हमारा, यहाँ पर हम लेते हैं क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ लेते हैं हम प्राइस। मान लो ये सप्लाई कर्व है हमारा, मान लो ये सप्लाई कर्व है हमारा, और मार्केट में ये चल रहे हैं प्राइस और ये चल रही है क्वांटिटी। अब क्या हुआ? मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स घट गई, फर्मों की संख्या घट गई, या फिर कुछ और अन्य बातों में परिवर्तन आ गया, टैक्स बढ़ गए, सब्सिडी घट गई, और टेक्नोलॉजी पुरानी यूज़ हो रही है, या जो भी है बहरहाल, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? हमारी सप्लाई जो है घट जाएगी, सप्लाई में डिक्रीज़ हो जाएगा, तो सप्लाई का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा इस बार, है ना। डिक्रीज़ हुआ है ना, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। तो देखो उसी प्राइस पर हमारा जो सप्लाई का है क्वांटिटी घट जाएगी, या हम इधर देखें तो ऐसी तरह से। तो फिलहाल तुम्हें यह समझना है कि जब भी राइट वर्ड इंक्रीज होगा सप्लाई में तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, और जब डिक्रीज होगा तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है।
अब देखो इसके नोट्स आपको तो मिल जाएंगे, ठीक है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स को टैली करना है वीडियो के साथ साथ, ठीक है, तभी आपको ये समझ आएगा। बेसिकली इसमें हमने इस वीडियो में लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा है, क्या होता है लॉ ऑफ सप्लाई, यानी पूर्ति का नियम, और उसमें क्या शर्तें हैं, है ना, और उसमें टेबल एंड डायग्राम बनाया। फिर हमने चेन इन सप्लाई यानी पूर्ति में परिवर्तन पढ़ा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कब सप्लाई कब शिफ्ट होता है और कब नहीं होता है। जब प्राइस में चेंज आए तो सप्लाई कब शिफ्ट नहीं होता, ओनली मूवमेंट होता है, ये रहा। और जब प्राइस के अलावा किसी भी चीज़ में चेंज आए तो हमारा सप्लाई कब शिफ्ट होता है, इंक्रीज हो तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा दाई ओर, और डिक्रीज हो सप्लाई में तो लेफ्ट वर्ड यानी बाय ओर। ऊपर नीचे मत याद करना, लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड, दाएं ओर होगा या दाएं ओर होगा शिफ्ट या फिर बाएं ओर होगा, ठीक है। ये मूवमेंट यानी एक एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई का डायग्राम है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये इंक्रीज इन सप्लाई का डायग्राम है, ये रहा, और ये डिक्रीज इन सप्लाई का, ठीक है। वीडियो बड़ी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सप्लाई का चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा।